हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पारुल गुप्ता करती हूँ आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो यूनियन बजट 2021 हाइलाइट्स है। यहाँ पे मिलेंगी आपको कंप्लीट हाइलाइट, वो भी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर हमें सारी की सारी हाइलाइट्स यूनियन बजट की देख लेनी है। कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइलाइट्स, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या था इस बजट में। निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बताया कि क्या देश के लिए रहेगा क्या नहीं। सबसे बड़ी बात, जय जवान जय किसान। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो इस यूनियन बजट का जो टॉपिक था, बेसिकली अगर आप कहें कि आधारशिला क्या थी इस यूनियन बजट की, तो बेसिकली आधारशिला थी तीन। पहली थी हेल्थ केयर सेक्टर, दूसरी थी एग्रीकल्चर, तीसरी थी इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथी आधारशिला जो है वो है स्टार्टअप इंडिया। मतलब यूथ जितने हैं वो कोशिश करें कि वो अपना बिजनेस सेटअप करें। तो चलिए सबसे लास्ट में जानेंगे, यानी 5 मिनट के बाद सबसे लास्ट में जानेंगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस यूनियन बजट के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 फरवरी को ये यूनियन बजट आया और इसका ऐलान किया निर्मला सीतारमण जी ने। और तो चलिए देख लेते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में उन्होंने क्या क्या प्रपोज किया है। सबसे पहली बात आ गई 64,000 करोड़ उन्होंने नई स्कीम के लिए दिए हैं। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं जल जीवन मिशन के लिए, तो उन्होंने 2.87 लाख करोड़ रुपीज, यानी कि ये जो जल जीवन स्कीम है, मिशन है, ये वाटर सप्लाई से रिलेटेड है और वो भी अर्बन लोकल बॉडीज में। ठीक है, तो ये इसके लिए उन्होंने 2.87 लाख करोड़ रुपीज दिए हैं। 1.41 लाख करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे अर्बन स्वच्छ भारत के लिए। यहाँ पे जैसे कि हमने पहले बताया है कि पिलर्स जो है वो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, पहला पिलर। तो पहले पिलर में उन्होंने ध्यान रखा है 64,000 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं, प्लस जल जीवन मिशन के लिए दिया है। थर्ड है हमारा 1.41 लाख करोड़ जो है 5 साल के लिए अर्बन स्वच्छ भारत के लिए उन्होंने प्रपोज किए हैं। नेक्स्ट अगर हम आ जाए 1.41 लाख करोड़ रुपए उन्होंने जो दिए हैं वो है वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, रिडक्शन इन प्लास्टिक वेस्ट के लिए। 35,000 करोड़ रुपीज उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिए हैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने स्लैब रेट पे। यहाँ पे अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें तो उन्होंने स्लैब रेट में कोई भी चेंज नहीं किया है। जो पिछले साल का स्लैब रेट था वही स्लैब रेट अब की साल का भी रहेगा। ओके, इसमें एक चीज ऐड हुई है, वो ये है कि 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को अब आईटीआर फाइल नहीं करना पड़ेगा। वहीं पे प्लस पेंशन पे भी उनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तमिलनाडु, केरला एंड वेस्ट बंगाल में नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें 1.97 लाख करोड़ 5 साल के लिए दिए जा रहे हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन के लिए और जॉब इंक्रीज करने के लिए। 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे 3 साल के अंदर, प्लस 5 लाख करोड़ रुपए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे और सेटअप के लिए भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिए जाएंगे स्टेट्स को और प्लस ऑटोनोमस बॉडीज के लिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 8 करोड़ बेनिफिशियरी हो चुके हैं उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम जुड़ी हुई है गैस कनेक्शन से, तो 8 करोड़ लोग अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। 1 करोड़ लोगों को और लाभ पहुंचाया जाएगा उज्ज्वला स्कीम का। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी के लिए दिए जा रहे हैं 1,000 करोड़ रुपए। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एफडीआई इंश्योरेंस कंपनीज में एफडीआई जो कि पहले 49% से था, अब बढ़ के एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब बढ़ के 49% से 74% तक हो गया है। एक नई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाएगी ताकि जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। प्लस जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन है उसको भी चेंज किया है। अब नई डेफिनेशन हो गई है कंपनीज विद अ पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ एंड अ टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 20 करोड़ आर टू बी कंसीडर स्मॉल कंपनीज। तो इससे जितनी भी कंपनियां लाभान्वित होंगी वो होंगी 2 लाख से ज्यादा कंपनियां ऐसी होंगी जो इस डेफिनेशन से लाभान्वित हो जाएंगी। एमएसएमई के सेक्टर में बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि स्टार्टअप करने में किसी कंपनी को पहले जो 182 दिन लगते थे अब वो घटकर 120 दिन हो गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये भी अनाउंस किया यूनियन बजट में कि एलआईसी का आईपीओ आएगा, जो कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। साथ ही ये भी कहा गया है कि किसानों की आय को हम दोगुनी करेंगे।
उसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर क्रेडिट भी इंक्रीज होगा 6.5 लाख करोड़ की दर से। उसके साथ ही साथ मत्स्य पालन यानी कि जो फिश को पालते हैं उनके लिए भी एक स्कीम लाने की बात की गई है। प्लस एक और अनाउंसमेंट है जो कि बहुत ही मेजर है, वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान लॉन्च किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, जिससे कि ये होगा कि किसी भी आप स्टेट में चले जाएं, चाहे किसी भी एम्प्लॉयमेंट के थ्रू किसी भी स्टेट में अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो आपके पास एक राशन है जो कि आपके उस स्टेट का है जहां पे आप पहले रहते थे, तो अब आप उस राशन कार्ड को किसी भी स्टेट में यूज कर सकते हैं राशन खरीदने के लिए। एक फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी भी स्थापित की गई है, जिसमें कि अगर आप टैक्स पेयर हैं, टैक्सेबल इनकम है आपकी 50 लाख रुपीज प्लस डिस्प्यूटेड इनकम है आपकी अप टू 10 लाख रुपीज, अब तो आप इस कमेटी में अप्रोच कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ फेसलेस इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाएगा ताकि आपकी ऑनलाइन रेजोल्यूशन प्रॉब्लम्स के हो सकें। बात करें लिमिट ऑफ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB की इंक्रीज हो गया है 5 करोड़ से 10 करोड़ तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑन डिविडेंड इनकम shall rise only after the declaration or payment of the dividend. ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE is to be extended to loan taken up to 31st March 2022. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट कैन बी अवेल टैक्स हॉलिडे टिल 31st March 2022. नेक्स्ट हम बात करें तो टैक्स इंसेंटिव्स for the IFSC and tax holiday for aircraft leasing and rental companies. Okay, next उन्होंने अनाउंस किया pre-filled ITR in budget 2021. नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएफ की तो पीएफ अमाउंट वाज डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर, इट विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर द एम्प्लॉयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IAC विल बी एक्सटेंडेड अप टू 31st March 2021. Under income tax, under indirect taxation, the FM proposes to review 400 old exemptions, खत्म कर दी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो कॉपर, टेक्सटाइल, गोल्ड एंड सिल्वर पे कस्टम ड्यूटी कम कर रहे हैं, तो इसलिए ये सस्ते हो जाएंगे। अगर महंगाई की बात करें तो किस पे कस्टम ड्यूटी बढ़ रही है, सोलर इन्वर्टर पे 5% थी पहले, अब 20% हो जाएगी। सोलर लैंटर्न पे 5% थी, अब 15% हो जाएगी। ओके नेक्स्ट बात हो रही है कि लेदर पे जो पहले एग्जेम्पशन मिलता था वो विड्रॉ करने की बात हुई है। इनका कहना है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना है कि हमारे यहाँ इंडिया में ही काफी अच्छे लेदर बनाए जाते हैं, बहुत से ऐसे स्टेट है जहाँ पे अच्छे लेदर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तुरंत कस्टम इनिशिएटिव लिया गया है ताकि फेसलेस, पेपरलेस एंड कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स मेजर किए जा सके। रेलवे के लिए देख लेते हैं तो रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए खर्चे किए जा रहे हैं। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए 2.21 हजार करोड़ रुपए खर्चे किए जाएंगे। स्वच्छ भारत के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं खर्चा करने के लिए। पहले जो हमने बात कर ली है, स्टार्टअप में 182 दिन लगते थे, अब वो घटकर 120 दिन लगेंगे, यानी 60 दिन आपके कम लगेंगे। बहुत जल्दी आपका स्टार्टअप स्कीम लॉन्च हो जाएगी। हटा देना। 11,000 करोड़ रुपए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए दिए जा रहे हैं जिससे कि पब्लिक को सुविधा हो। बेंगलुरु में भी मेट्रो परियोजना स्टार्ट होगी। व्यापार की सुविधा बढ़ाने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी जो कि कुछ अगर रेजोल्यूशन डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए वो कमेटी रहेगी। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन डाली जाएगी, इसका भी प्रपोजल है। आत्मनिर्भर भारत के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्चे किए जाएंगे। रोड के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए यूज किए जाएंगे। किसानों को कर्ज देने के लिए 11.97 लाख करोड़ रुपए यूज किए जाने वाले हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 2.24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक ऐप लॉन्च होगा जिसमें कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। 4 लेबर कोर्ट का संचालन शुरू किया गया है। मिनिमम वेजेज भी रिवाइज किए जाएंगे। MSME सेक्टर में 15,700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 15,000 स्कूल ऐसे हैं जिनको सुधारा जाएगा और आदर्श स्कूल के रूप में उसे तैयार किया जाएगा। ट्राइबल एरिया जो होता है वहां पे भी रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे। 750 एकलव्य स्कूल ऐसे स्थानों पे बनाए जाएंगे ट्राइबल एरिया में आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको दूर आना जाना ना पड़े। 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस सेक्टर में खर्चा हो जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए एक कमेटी का भी गठन किया जा रहा है। जापान के साथ एक समझौता होगा जिसमें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए
रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा। लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए भी खर्चा किए जाएंगे। 2022 तक किसानों की इनकम को दोगुना करने की भी बात की गई है। 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। सबसे बड़ी बात, सैनिक स्कूल, 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोलने की बात की गई है। एक कमिटी बनाई जाएगी जो कि रिजॉल्व करेगी डिस्प्यूट ऐसे जो कि गारमेंट सेक्टर के होंगे। बंगाल में 645 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोबाइल एंड चार्जर आपके कॉस्टली होने वाले हैं, तो अपनी जेब संभाल के रखिए। रीट इनवीट के लिए जो पहले डिविडेंड पे टीडीएस लगता था ना, रीट का मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ओके, तो रीट एंड इनवीट के लिए जो डिविडेंड पे टीडीएस लगता था अब वो नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स भी कुछ आइटम पे लगाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मेरे रिव्यू की। तो मेरे रिव्यू के अकॉर्डिंग ये बजट बिल्कुल वैसे ही था जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। मुझे यकीन था कि हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर सेक्टर में ये बहुत ज्यादा खर्चे होंगे, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम गया है, तो इससे जो हेल्थ सेक्टर था उसको काफी बूस्ट मिला है, उसमें इन्वेस्टमेंट का भी एरिया बढ़ा है। प्लस एग्रीकल्चर में भी काफी ज्यादा स्कीम आनी थी, वैसा हुआ है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को भी काफी ध्यान दिया गया है, तो एक तरीके से कह सकते हैं। प्लस इसमें एक और पॉइंट था जो कि मेन था, एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप इंडिया को गवर्नमेंट भूली नहीं है, और इसमें भी काफी अच्छे खर्चे किए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो बजट था ये डेवलपमेंट के बेसिस पे बजट था, आने वाले दिनों के लिए बजट था। बट इसमें अगर आप मिडिल क्लास की बात करें तो इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक दो पॉइंट को छोड़ के और कुछ भी नहीं था, जैसे कि एक राशन कार्ड वाला हो गया। नेशनल ग्रोथ भी होगी और बिजनेसमैन भी काफी ज्यादा बढ़ेंगे। प्लस इसके साथ एक चीज और होगी कि अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब होता जाएगा। तो बेसिकली अगर मिडिल क्लास की बात की जाए तो इस बजट में मिडिल क्लास के लिए तो कुछ खास नहीं था। शायद गवर्नमेंट सारे सेक्टर्स को देखते देखते मिडिल क्लास को शायद थोड़ा सा भूल गई है। सो बेसिकली बजट एज एक्सपेक्टेड अच्छा है, ठीक है, बट एक होता था कि हर सेक्टर को गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। तो निचले सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, प्लस बिजनेसमैन को ध्यान में रखते हुए, प्लस यूथ को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है जो आगे चल के बिजनेसमैन बनेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएंगे, उनको ध्यान में रखा गया है। बट एक सेक्टर को कंप्लीट तरीके से भूल गए हैं जो कि है मिडिल क्लास, क्योंकि अगर महंगाई की मार भी पड़ती है वो मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा पड़ती है। तो ये था मेरा रिव्यू। अब आप बताइए कि आपको ये बजट कैसा लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बजट को लेके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी से मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे लगा था कि 5 मिनट के अंदर मैं यूनियन बजट की सारी हाईलाइट आपको बता दूंगी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। शुक्रिया।